नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार भारत, एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने संस्कृति में ही नहीं बल्कि अपने भूदृश्यों में भी अविश्वसनीय रूप से विविध है। सोचिए, यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, तो वहीं विशाल उपजाऊ मैदान भी है। यहाँ अरबों साल पुराने पठार हैं तो सूखे रेगिस्तान भी। तो आज चलिए भारत के इसी अद्भुत भौतिक भूगोल की यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये सभी अलग अलग हिस्से मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये सवाल सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? भाई, एक ही देश में दुनिया की छत कहे जाने वाले पहाड़ और पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक पठार, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि भारत की ये सभी भू आकृतियां असल में अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक जटिल लेकिन बहुत ही सुंदर सिस्टम बनाती हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत सिर्फ अलग अलग जमीनी टुकड़ों का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता एक डायनामिक सिस्टम है, जहां हर एक हिस्सा दूसरे को प्रभावित करता है। और इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इसके विरोधाभास, जो मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं। इस विरोधाभास को समझने के लिए जरा भारत के दो सिरों को देखिए। उत्तर में है हिमालय। भूवैज्ञानिक नजर से देखें तो एक किशोर जैसा, जो अब भी बढ़ रहा है, जहां भूकंप और भूस्खलन आम बात हैं। और फिर दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार, एक प्राचीन अनुभवी भूभाग जो अरबों सालों से एकदम शांत और स्थिर खड़ा है। यही युवा ऊर्जा और प्राचीन स्थिरता का मेल भारत के भूगोल को इतना अनोखा बनाता है। अच्छा, अब इस सिस्टम के पहले और सबसे साफ रिश्ते को देखते हैं, पहाड़ों और मैदानों का अटूट रिश्ता। एक को भारत का ताज कहा जाता है तो दूसरे को अन्न का भंडार। आइए देखें कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे कैसे हैं। उत्तर में देखिए, भारत का ताज हिमालय पर्वतमाला शान से खड़ी है। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, बल्कि वलित पर्वत है। इसका मतलब है कि ये भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने हैं और आज भी बहुत धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक करीब 2400 किलोमीटर तक फैली ये विशाल दीवार सिर्फ एक सीमा नहीं बनाती, बल्कि भारत की जीवनदायिनी नदियों और घने जंगलों का स्रोत भी यही है। हिमालय की इन विशाल श्रृंखलाओं के बीच कुछ अनोखी घाटियां छिपी हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। ये असल में लंबी और चौड़ी घाटियां हैं, जो मध्य हिमालय और सबसे बाहरी शिवालिक पहाड़ियों के बीच में हैं। मशहूर शहर देहरादून इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो इन्हीं दून घाटियों में से एक में बसा हुआ है। तो हिमालय से निकलने वाली इन शक्तिशाली नदियों का होता क्या है? वे अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी और तलछट बहाकर लाती हैं, जिसे हम कहते हैं जलोढ़। लाखों सालों से इन नदियों ने इस जलोढ़ को जमा कर करके एक विशाल, समतल और अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ मैदान बना दिया है। यही है उत्तरी मैदान, भारत का अन्न भंडार, जो देश की ज्यादातर आबादी का पेट भरता है। ये एक नदी की यात्रा की कहानी है, जो पहाड़ों से मैदानों तक अलग अलग रूप ले लेती है। सबसे पहले शिवालिक की तलहटी में नदियां भाभर नाम की कंकड़ पत्थरों वाली पट्टी में मानो गायब हो जाती हैं। फिर कुछ किलोमीटर आगे वे तराई के नम और दलदली इलाके में फिर से सतह पर आ जाती हैं। इसके बाद नदी भांगर क्षेत्र में पहुंचती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना थोड़ा ऊंचा इलाका है। और आखिर में नदी के सबसे करीब होता है खादर का क्षेत्र, जहां हर साल बाढ़ नई उपजाऊ मिट्टी लाती है, जो इसे खेती के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाती है। तो युवा हिमालय और इसके बनाए मैदानों से अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं, भारत के प्राचीन हृदय स्थल की ओर। एक ऐसा भूभाग जो हिमालय के जन्म से बहुत बहुत पहले से मौजूद है और देश की भूवैज्ञानिक नींव के तौर पर काम करता है। ये है प्रायद्वीपीय पठार, एक विशाल मेज जैसी जमीन जो पृथ्वी की कुछ सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ये उस प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था, जो लाखों साल पहले टूट गया था।
इसकी पहचान है चौड़ी उथली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां, लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व इसकी चट्टानों में छिपा है। ये भारत के ज्यादातर खनिजों जैसे लोहा, कोयला, मैंगनीज का भंडार है। यही देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। ये विशाल पठार इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, और जो विभाजक रेखा है वो है नर्मदा नदी। इसके उत्तर का हिस्सा कहलाता है मध्य उच्च भूमि, और दक्षिण में जो मशहूर त्रिभुज के आकार का पठार फैला है वो है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। देखिए, पश्चिमी घाट एक लंबी, बिना टूटी दीवार की तरह हैं जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकते हैं। वहीं पूर्वी घाट निचले और टूटे फूटे हैं, जिन्हें महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने बंगाल की खाड़ी तक अपना रास्ता बनाने के लिए जगह जगह से काट दिया है। अब तक हमने भारत के मुख्य भूभागों को देखा। अब हम देश के किनारों की ओर चलते हैं और उन इलाकों को देखते हैं जो भारत की भौगोलिक विविधता को और भी ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। इसके रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। सबसे पहले पश्चिम में चलते हैं, महान भारतीय मरुस्थल यानी थार मरुस्थल की ओर। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला ये एक विशाल रेतीला मैदान है जहां बारिश बहुत ही कम होती है। यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। हवा के साथ रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इनमें से कुछ टीले चांद के आधे आकार के होते हैं, जिन्हें बरकान कहा जाता है। इस इलाके में पानी की कितनी कमी है, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाया जा सकता है कि लूनी इस रेगिस्तान की इकलौती प्रमुख नदी है, और वो भी इतनी छोटी है कि समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाती है। अब भारत के समुद्र तटों की ओर रुख करते हैं। भारत के पास दो बिल्कुल अलग तरह के तटीय मैदान हैं। पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच एक संकरी पट्टी है, जो कई बंदरगाहों और लेगून का घर है। इसके ठीक उलट पूर्वी तट चौड़ा और समतल है, जहां पठार से आने वाली बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले बड़े बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। और आखिर में भारत की मुख्य भूमि से दूर हमारे पास दो सुंदर द्वीप समूह हैं। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप समुद्री जीवों के कंकालों से बने हैं। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो असल में एक पानी में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला की उभरी हुई चोटियां हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप पर मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि ये क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से कितना सक्रिय और अनोखा है। तो हमने भारत के अलग अलग भूदृश्यों की यात्रा की, ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक। अब समय है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि ये सब मिलकर कैसे एक आत्मनिर्भर और एक एकीकृत प्रणाली बनाते हैं। इस एक वाक्य में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। भारत का कोई भी भौगोलिक क्षेत्र अपने आप में पूरा नहीं है। हर एक हिस्सा दूसरे का पूरक है, और यही आपसी निर्भरता देश को प्राकृतिक संसाधनों में इतना अमीर बनाती है। इसे इस तरह से देखें, ये एक आत्मनिर्भर सिस्टम है। पहाड़ हमें पानी और जंगल देते हैं, मैदान हमें भोजन देते हैं, पठार उद्योगों के लिए खनिज देते हैं, और तटीय क्षेत्र और द्वीप समुद्री व्यापार और मछली पकड़ने के मौके देते हैं। हर एक हिस्सा देश की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान दे रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हम इस चर्चा को इस अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। भारत की ये अद्भुत भौगोलिक एकता, ये आत्मनिर्भर प्रणाली भविष्य में आने वाले विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कैसे करेगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इन भूदृश्यों को समझना और उनका सम्मान करना भारत के एक स्थायी भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।